हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर जो 6 है उसका नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका जो कीवर्ड्स इसके देख लिए थे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज के चैप्टर में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, क्लासीफाई द चेंजेज इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेज। तो यहाँ पे कुछ चेंजेज आपको दिए हैं, उनको आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्लासीफाई करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको पहचानिए देख करके। जैसे इसमें पॉइंट नंबर ए में दिया है, देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे आप बगल में ऐसे एरो लगा के केमिकल चेंज लिख दीजिएगा। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो ये आपका जो है फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप फिजिकल चेंज यहाँ पे लिख दीजिएगा। बर्निंग ऑफ कोल, ये केमिकल चेंज होता है, तो इसके बगल में आपको केमिकल चेंज लिख देना है। मेल्टिंग ऑफ बैग्स एक फिजिकल चेंज होता है, तो इसके सामने आप फिजिकल चेंज यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बीटिंग एलुमिनियम टू मेक एलुमिनियम फॉयल, तो एलुमिनियम फॉयल को पीटना है उसको, तो एलुमिनियम ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज लिखना होगा। आगे देखिए डाइजेशन ऑफ फूड, ये जो आपका फूड का डाइजेशन होता है, इसमें नए सब्सटेंसेस नए पदार्थ यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो ये आपका यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ पे आपको लिख देना है। आगे देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, इसमें दिया गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो अगर कोई स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है तो उसका आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे नोटबुक में आपको लिखना होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया है, कटिंग ए लॉग ऑफ फूड इनटू पीसेज इज ए केमिकल चेंज। इसमें कह रहा है कि लकड़ी के किसी टुकड़े को किसी बड़े डंडे को, लट्ठे को, उसको टुकड़ों में काटना, ये केमिकल चेंज है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को काटना एक केमिकल चेंज नहीं होकर के क्या होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। तो पहले आप इसको लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कटिंग ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपको कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेज इज ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज ए फिजिकल चेंज। तो इसी स्टेटमेंट को पहले लिख के यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आप लिखिएगा, उसके बाद यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिएगा इज ए फिजिकल चेंज, यानी कटिंग ऑफ लॉग ऑफ फूड इनटू पीसेज इज ए फिजिकल चेंज, यहाँ पे आपको ये लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी में दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। तो जो पत्तियाँ होती हैं उनसे मैन्योर का या जो खाद होता है उसका बनना एक फिजिकल चेंज यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये फिजिकल ना हो कि केमिकल चेंज होता है। तो इसको भी यहाँ पे आप इसके सामने क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए केमिकल चेंज। जहाँ फिजिकल लिखा है यहाँ पे क्या लिख देंगे, केमिकल, उसके बगल में आप चेंज लिख देंगे। तो ये आपका दूसरा हो गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर सी दिया गया है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। तो लोहे की ऐसी पाइप जिनमें जिंक का कोटिंग होता है, एक जिंक की एक परत चढ़ जाती है, वो आसानी से रस्ट नहीं करते हैं, वो रस्टिंग नहीं होती उसमें। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इसके नीचे कोई सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर डी दिया है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेज। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंसेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट सेम सब्सटेंसेज। इसके नीचे आप करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, आयरन एंड रस्ट आर नॉट के सेम सब्सटेंसेज। क्योंकि जो आपका आयरन होता है वो सिर्फ आपका एफ ही होता है, लेकिन जो आपका रस्ट होता है वो आयरन ऑक्साइड हो जाता है, एक नया सब्सटेंस आपका ये बन जाता है। पॉइंट नंबर लास्ट दिया गया है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि स्टीम का कंडेंसेशन एक केमिकल चेंज नहीं होता है, क्योंकि स्टीम जो होता है वो भी पानी होता है, और जब उसका कंडेंसेशन हो जाता है तब भी ये पानी रहता है, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं होगा। आगे यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं उनमें आपको सही करके इसको लिखना है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे जो आपने एक्सपेरिमेंट ऊपर किया है उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगा, पीछे आप बुक में देखेंगे। तो इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जब हम लाइम वाटर से इस तरीके से इसको पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, काफ़ी पीछे है ये।
तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो विनेगर होता है या लेमन इसमें जब डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब इसको हम पानी में डालते हैं लाइम वाटर में, तो इसमें क्या हो जाता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लाइम वाटर के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यही कैल्शियम कार्बोनेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, आप कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फिलअप करेंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिया है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका नेम। जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको हम ऊपर यहाँ पे दिखा देते हैं। आप जब भी यहाँ पे कुछ पढ़ाया जा रहा हो आपको, तो यहाँ पे बगल में अपने जो है आप अपनी कॉपी या रफ़ को ज़रूर रखिए, बुक रखिए, जिससे आप यहाँ पे बताने के बाद उसको तुरंत ही आप इसको फिलअप भी कर पाएँ। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये देखिए आपका ये बेकिंग सोडा है और इस बेकिंग सोडा का जो नेम है, ये केमिकल नेम यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे लिखा गया है। दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक पे आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये पेज नंबर आप देखिए 61 पे आपको ये दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर सी में, इसको हम देखेंगे टू मेथड्स बाई हुइच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। तो ऐसे दो तरीके, दो मेथड जिनसे हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना। तो इसमें एक होता है पेंटिंग। पहला क्या होता है, पेंटिंग। तो यहाँ पे हम एक पेंटिंग लिख देंगे और दूसरा लिख देंगे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आपको लिखवाया गया है, तो एक पेंटिंग और दूसरा गैल्वेनाइजेशन यहाँ दोनों में भर दीजिएगा। इसमें आपको पेंटिंग लिखना है, इसमें आप गैल्वेनाइजेशन लिख दीजिएगा। तो दो मेथड होते हैं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रस्टिंग से ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। पॉइंट नंबर डी दिया गया है चेंजेज इन व्हिच ओनली। ओनली यहाँ पे आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिजिकल। यहाँ पे आपको बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, फिजिकल। चेंजेज इन व्हिच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंजेज जिसमें किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। वहीं पॉइंट नंबर ए दिया है चेंजेज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। यहाँ पे आपको लिखना है केमिकल चेंजेज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, केमिकल चेंजेज। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको केमिकल भरना है और यहाँ पे क्या भरना है, फिजिकल फिलअप कर देना है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे देखिए व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फाउंड विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब बेकिंग सोडा में हम क्या करते हैं, लेमन जूस को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं और बबल्स के एक गैस यहाँ पे निकलता है, इवोल्यूशन होता है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज इट। तो ये कौन से प्रकार का चेंज है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको लिखना है आंसर नंबर 4 करके आप लिखिएगा, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बबल्स आर फाउंड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस दिस चेंज इज केमिकल चेंज। ये चेंज क्या है, केमिकल चेंज। सिंस यहाँ पे आपको लिखना है बेकिंग सोडा इज बेसिक एंड लेमन जूस इज एसिडिक, these acid and base combine together and neutralize each other. Since neutralization is a chemical change, this process is also a chemical change. तो यहाँ पे आप इसको लिख देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बेकिंग सोडा होता है और लेमन जूस, एक बेकिंग सोडा बेसिक होता है और ये आपका लेमन जूस एसिडिक होता है। तो इन दोनों जब एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इनके न्यूट्रलाइजेशन के बाद में एक नया सब्सटेंस बनता है। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है एक केमिकल चेंज होता है, आपको लिखवा दिया गया, हमने लिखवाया है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कैंडल बर्न्स। जब कोई कैंडल मोमबत्ती जलती है बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। आइडेंटिफाई दी चेंजेज, इन चेंजेज को आप पहचानिए। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए फेमिलियर प्रोसेस इन व्हिच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है। देखिए जब कोई कैंडल होता है तो उस कैंडल को जब हम जला देते हैं तो इसमें एक फ्लेम निकलता है, ध्यान से देखिएगा। तो जो कैंडल है, इस कैंडल का जो ये मोम है, इस पहले ये पिघलता है, जो कैंडल का वैक्स होता है पहले ये पिघलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेल्टिंग ऑफ बैक्स ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द बैक्स ऑफ द कैंडल इज फिजिकल चेंज,
while the burning of melted wax is chemical change। तो जब कोई कैंडल जलती है तो वहाँ पे दो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, जो आपका कैंडल होता है वो पिघलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो कैंडल के वैक्स का पिघलना मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज फिजिकल चेंज, while the burning of मेल्टेड वैक्स इज केमिकल चेंज। और ये जो गला हुआ जो आपका वैक्स होता है, ये जब जलता है तो ये आपका केमिकल चेंज होता है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे द मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज फिजिकल चेंज एंड द बर्निंग ऑफ मेल्टेड वैक्स इज केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आपने दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल आपको देना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। तो सभी के घर में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है एलपीजी, तो एलपीजी गैस में क्या होता है, जो आपका गैस होता है इसके अंदर जो एलपीजी होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। एलपीजी आपका किस में होता है, गैस के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। और जब इसको हम पाइप से स्टोव में जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपका गैस होता है वो किस में होता है, इसके अंदर लिक्विड में होता है। तो जब ये लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है तो ये फिजिकल चेंज हो गया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो गैस है जब ये यहाँ पे स्टोव में आके जलता है तो ये आपका केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बर्निंग ऑफ एलपीजी स्टोव इज ए सिमिलर एग्जाम्पल इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। तो ये दोनों आपका यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसको हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको लिखना अपने तरीके से। पॉइंट नंबर 6 दिया है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। तो आप इसको कैसे शो करेंगे कि सेटिंग ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए सेटिंग ऑफ कर्ड बिफोर द सेटिंग ऑफ कर्ड मिल्क इज another substance and after setting the milk the new substance curd is obtained. The properties of milk and curd are different and these are different substances. It shows that setting of curd is a chemical change। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि जो हमारा मिल्क होता है वो एक दूसरा सब्सटेंस होता है और जो कर्ड होता है ये दूसरा सब्सटेंस होता है। इस कारण से जो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। यानी जो मिल्क था वो दूसरा सब्सटेंस था और कर्ड यहाँ पे एक दूसरा सब्सटेंस आपको मिल रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेज। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं या लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो ये दो प्रकार के चेंज आपके होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन वी कट वुड इनटू स्मॉल पीसेज इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जब हम लकड़ी को इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो एक फिजिकल चेंज होता है। बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर लकड़ी है उसको काट के हम दो टुकड़ों में कर देंगे तब भी वो लकड़ी ही रहेगी। बट बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वुड इज कन्वर्टेड इनटू ऐश हीट एंड लाइट। क्योंकि जो लकड़ी है वो हम नए पदार्थों में, एक होता है हीट तो एक मतलब हीट है, एनर्जी है, लेकिन इसके बाद में जो गैस निकलता है और जो ऐश निकलता है, राख निकलता है, ये गैस निकलने वाला और जो राख है एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज व्हाइल कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेज इज ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 आपका दिया है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो आपको ये डिस्क्राइब करना है कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आपको जो हमने बता रखे हैं पहले से ही, ये आपको बताया जा चुका है कि जो क्रिस्टल है किस तरीके से आपको बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल में आपको यहाँ ऊपर बताया गया हुआ है कि ये किस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं जिससे आपको क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे फॉर्म करना है, यहाँ पे आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें हम यहाँ तक पानी लेते हैं और इस पानी में हम कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देते हैं। इस पानी में हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते हैं और इसमें कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डाल देते हैं। और ये जो पाउडर हमने डाला इसको इसमें हिलाते जाते हैं और इसको किसी एक बर्नर के ऊपर रखकर इसको हम गर्म करते हैं। जो लिक्विड है इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम
गर्म करते हैं और इसमें हम कॉपर सल्फेट को जो पाउडर है उसको डालते रहते हैं और इसको स्टीर करते रहते हैं किसी एक चम्मच से। और इसको तब तक हम इसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में डालते हैं कि जब और कॉपर सल्फेट इसमें हम नहीं घोल पाएँ। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये गर्म सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा बीकर में, इसको हम निकाल करके ठंडे होने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं। इसको हम कहाँ रख देते हैं, ठंडे होने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं। और 1-2 घंटे के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे आपको जो इसके क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। जो इसके क्रिस्टल होते हैं ये बिल्कुल ब्लूइश कलर के यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें हल्के हल्के क्रिस्टल्स आपको सिम्बॉलिकली दिखाया गया है, क्लियरली आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतना क्लियर यहाँ पिक्चर नहीं है। तो ये इसका प्रोसेस होता है और यहाँ पे इस प्रोसेस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये सब डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप इस तरीके से क्रिस्टल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जैसे कोई आयरन का गेट है, अगर इसको हम पेंट कर देते हैं तो ये रस्टिंग से कैसे पेंट इसको प्रोटेक्ट करता है, इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, इट इज़ बिकॉज द सरफेस ऑफ आयरन इज कवर्ड विद द पेंट एंड आयरन। तो यहाँ पे आप क्या करना है, जो कोई भी चीज़ होता है, जैसे ये आयरन एक है तो ये आयरन का जो आपका ये होता है, इसके ऊपर जब हम एक पेंट लगा देते हैं, पेंट का एक परत इसके ऊपर लगा देते हैं, तो जो बाहर का जो ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है ये आयरन के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके बीच में एक बैरियर हो जाता है ये पेंट का, और ये जो पेंट होता है ये कट ऑफ कर देता है जो ऑक्सीजन होता है, और जो वाटर वेपर होता है ये इसके पास में नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि रस्टिंग एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें जो वाटर वेपर होता है या ऑक्सीजन होता है ये एसेंशियल होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगा, और इस कारण से यहाँ पे रस्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज द लेयर ऑफ पेंट ऑन द surface ऑफ आयरन prevents water vapor and oxygen to reach द सरफेस ऑफ आयरन। तो जो आयरन का सरफेस है इसके ऊपर इसको रीच करने से बचाता है, पहुंचने से बचाता है, इस कारण से यहाँ पे ऐसा होता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 10 आपका दिया है, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो रस्टिंग ऑफ और आयरन ऑब्जेक्ट्स वो कोस्टल एरियाज में यानी समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो डेजर्ट होता है वहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट बहुत कम रस्ट होता है, उनका रस्टिंग बहुत कम होती है। तो इसका कारण ये होता है, इन कोस्टल एरियाज द ह्यूमिडिटी इज हाई, दैट इज़ वाई द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स रस्टिंग ईजी। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं इनमें नमी ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, और वाटर का प्रेजेंस जो रस्टिंग होता है उसको ईजी बना देता है, और इस कारण से वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होती है। वाइल इन डेजर्ट एरियाज द क्लाइमेट इज हॉट एंड, यहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है हॉट होता है, एंड वेरी लेस कंटेंट वाटर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें बहुत कम मात्रा में वाटर आपका प्रेजेंट होता है, और कम मात्रा में पानी होने के कारण यहाँ पे जो रस्टिंग होती है बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो हॉट है और इसमें वाटर की बहुत कम प्रेजेंस होती है। लेकिन कोस्टल एरियाज में वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इस कारण यहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होती है। तो इसको भी आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 11 में आपको दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द गैस बी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस हम किचन में यूज करते हैं उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज एन लिक्विड, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक किसी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स ए गैस चेंज ए। तो जब ये सिलेंडर से बाहर आता है तो ये जो है गैस में बदल जाता है, हालांकि इसके पहले लिक्विड में होता है। देन इट बर्न्स, इसके बाद ये जलना शुरू कर देता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेन दी चेंजेस, तो नीचे जो चेंजेस दिए हैं परटेन करते हैं इसी के बेस पर हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। यहाँ देखिए जो प्रोसेस ये है केमिकल चेंज, तो जो लिक्विड है उसका गैस में बदलना है, केमिकल चेंज नहीं हो सकता, स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है।
दूसरा स्टेटमेंट दिया है, देखिए प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, तो ये आपका सही है, जो प्रोसेस बी है केमिकल चेंज है, क्योंकि प्रोसेस बी में जो आपका गैस होता है वो बर्न करता है, तो क्योंकि बर्निंग एक केमिकल चेंज है इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब इसमें दोनों केमिकल चेंज नहीं है, ये भी गलत है, और इसमें देखिए कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग ऑफ एलपीजी जो गैस है उसका बर्निंग एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे आपको जो टिक करना है इस पे टिक करना है, क्योंकि जो प्रोसेस ए है आपका फिजिकल चेंज है और प्रोसेस बी आपका केमिकल चेंज है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे देखिए पॉइंट नंबर आपका 12 दिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होती हैं? एक ऐसे बैक्टीरिया जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनको एनारोबिक बैक्टीरिया हम कहते हैं। बिना हवा के सांस लेने वाले या बिना हवा के रहने वाले बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, बिना हवा के बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं बायोगैस जैसे गोबर वगैरह को ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद में एक गैस निकालते हैं, ये आपका परिवर्तन ए है, चेंज ए है। द बायोगैस इज देन बर्नड एज फ्यूल। इसके बाद जो बायोगैस होता है इसको हम फ्यूल की तरह जलाते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेन टू द चेंजेस। तो यहाँ पे जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हीं से संबंधित हैं बिल्कुल। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके 4 स्टेटमेंट्स हम चारों को सामने लाते हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको क्या करना है? सही स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो डाइजेस्ट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया जो बायोगैस में कन्वर्ट करती है किसी एनिमल वेस्ट को और उसके बाद इसका जलना। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, तो प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, बात सही है। प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज, प्रोसेस बी भी केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे देखिए बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट आपका सबसे उत्तम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पहला है वो भी केमिकल चेंज है और जो दूसरा है वो भी केमिकल चेंज है, तो आपका सही ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखिए ना आप दीजिए केमिकल चेंज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको टिक किस में करना है? तीसरे में करना है, क्योंकि जब कोई बैक्टीरिया जो एनिमल बेस्ड होता है उससे बायोगैस प्रोड्यूस करता है तब ये केमिकल चेंज होता है, और जब इस जो बायोगैस निकलता है इसको जब हम जलाते हैं तो ये भी केमिकल चेंज होता है। तो इसमें दोनों आपके केमिकल चेंज होते हैं। तो ये आपका इसमें ओवरऑल दिया है। एक यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट आपको दिया है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? तो अगर आप जानते थे तो अच्छी बात है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी में, तो इसको हम रीड करते हैं। जो कि कुतुब मीनार का जो एक रेंज है, एक यहाँ पे ग्राउंड है, उसमें एक जो है एक पिलर यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके का पिलर है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टैंड्स एन आयरन पिलर। जो कुतुब मीनार है उसके नज़दीक एक महरौली में एक जो है लोहे का पिलर एक जो है स्टैंड करता है, खड़ा हुआ है। आगे देखिए हुईच इज मोर देन 7 मीटर्स हाई, जो कि 7 मीटर से ज़्यादा लंबा है। ये आयरन पिलर कितना लंबा है? 7 मीटर से ज़्यादा लंबा है। इट वेट्स मोर देन 6000 kg, ये लगभग 6000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी है, इसका वजन जो है 6000 किलोग्राम से ज़्यादा है। इट वाज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स एगो, ये लगभग 1600 साल पहले ये बना हुआ था। ये कितने साल पहले बना हुआ था? 1600 साल पहले। आफ्टर सच ए लॉन्ग पीरियड इट हैज़ नॉट रस्टेड, इतने दिनों के बाद भी इसमें जो है रस्ट नहीं लगा हुआ है। फॉर दिस क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाई साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो रस्ट का रेजिस्टिविटी है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये पूरी दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है? एग्जामिन किया है। इट टेल्स समथिंग अबाउट द एडवांसेज इंडिया हैज़ मेड इन मेटल टेक्नोलॉजी एज बैक एज 16 ईयर्स एगो। तो ये हमको इस विषय में बताता है, इस बारे में बताता है कि भारत में जो मेटल टेक्नोलॉजी थी वो कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी, यहाँ तक कि 16 साल पहले ही। इस समय तक जब बाकी जगह पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो है इतना अच्छा कोई मेटलर्जी वहाँ पे थी जिससे कि रस्टिंग ना हो, लेकिन इंडिया में देखिए 1600 साल पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी जिसमें जो आयरन का एक ऐसा पिलर बनाया गया जिसमें रस्टिंग आज तक नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये हमारे लिए एक प्राउड का सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे कभी जो इतने अच्छे मेटलर्जी या इतनी अच्छी मेटल टेक्नोलॉजी उनके पास में थी। तो ये था पूरा आपका ये चैप्टर। इसका जो एक्सरसाइज था ये आपको करना है, आप इसको 2 दिन में कर सकते हैं, धीरे धीरे करके, आधे आधे क्वेश्चन करके। और क्योंकि एक एक दिन के अंतराल में आपको दिया जाता है साइंस और मैथ के होमवर्क्स, तो इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।